एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के इस आभासी स्वाध्याय मंडल में आप सबका स्वागत है। इस समागम में उपस्थित सभी सक्रिय सुबुद्ध भाइयों और बहनों, भारतीय जनसंघ की स्थापना और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमिका इस संदर्भ में मुझे विषय रखने के लिए कहा गया है। मैं प्रयत्न करता हूं कि इस विषय से न्याय हो सके। डॉक्टर मुखर्जी के बारे में आप पहले भी सुन चुके हैं, ज्यादा बात मैं नहीं कहूंगा, लेकिन डॉक्टर मुखर्जी प्रकृतितः स्वभावतः राजनीति के व्यक्ति नहीं थे। वे एक विधिवेत्ता और शिक्षाविद के पुत्र थे और अपनी मेधा के कारण 33 साल की छोटी उम्र में कलकत्ता के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए। उस समय उनको उपकुलपति कहते थे। उनके माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा ये विश्वविद्यालयी शिक्षा में रेखांकित हो, इसलिए भारतीय साहित्य और पुरातत्व का पहला संग्रहालय यह उनके नेतृत्व में कलकत्ता विश्वविद्यालय में बना। भारतीय भाषाएं ये शिक्षा का केंद्र और शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए। तो भारत में स्थित किसी भी विश्वविद्यालय में पहला भारतीय भाषा का दीक्षांत समारोह यह डॉक्टर मुखर्जी के नेतृत्व में कलकत्ता में हुआ और तब के सबसे श्रेष्ठ कवि रविंद्रनाथ ठाकुर उन्होंने बांग्ला में दीक्षांत समारोह दिया। हम यदि डॉक्टर मुखर्जी के विश्वविद्यालयी भाषणों को पढ़ेंगे तो उन्होंने विश्वविद्यालयों में कोई 100 से ज्यादा भाषण दिए जो प्रकाशित। तो ध्यान में आएगा कि वे एक महान, सक्रिय और दृष्टि संपन्न शिक्षाविद थे। लेकिन देश में कुछ घटना चक्र ऐसा घटित हुआ कि उन्हें राजनीति में आना पड़ा। वे राजनीति में आए। हुआ क्या? हुआ ये था कि 1937 में अंग्रेजों ने भारत में चुनाव करवाए। चुनाव की पृष्ठभूमि दुर्भाग्यपूर्ण थी। दुर्भाग्यपूर्ण क्या थी? वो ये थी कि चुने हुए प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि नहीं होंगे तो क्या होंगे? तो उन्होंने मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरल दिया, अर्थात मुसलमान मुस्लिम प्रतिनिधि चुनेंगे और जिनको जनरल कहा गया हिंदू हिंदू प्रतिनिधि चुनेंगे। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस इसके बीच में हिंदू और मुसलमान का बंटवारा हो गया। देश में व्यापक तौर पर कांग्रेस विजयी हुई, सरकारें बनी। अधिकांश प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन बंगाल में मुस्लिम बहुमत था और इसलिए 1937 के चुनाव के बाद पहली सरकार मुस्लिम लीग के नेतृत्व में बनी। डॉक्टर मुखर्जी को यह राष्ट्रीय स्तर पर एक खतरे की घंटी नजर आई और उसी समय स्वातंत्र्य वीर सावरकर का बंगाल में प्रवास हुआ और
डॉक्टर हेमंत मुखर्जी 1940 में हिंदू महासभा में शामिल हुए। सावरकर जी ने आकर के उनको हिंदू महासभा का अध्यक्ष बनाया। जब उनको हिंदू महासभा का अध्यक्ष बनाया गया, तब महात्मा गांधी की टिप्पणी थी कि महामना मदन मोहन मालवीय के बाद हिंदू समाज को जिस योग्य नेतृत्व की आवश्यकता थी, वह नेतृत्व अब डॉक्टर मुखर्जी के रूप में प्राप्त हुआ है। जब महात्मा गांधी ने इतनी अनुकूल टिप्पणी की, तो मुखर्जी ने कहा, गांधी जी, तो भी आप तो मुझे सांप्रदायिक कहते हैं। तब गांधी जी का जो उत्तर था वह और महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा, आजादी के आंदोलन के इस समुद्र मंथन में निकलने वाला विष, उसको भी कोई पीने वाला चाहिए, और यह काम आपको करना है। डॉक्टर मुखर्जी राजनीति में आए और यह लक्ष्य लेकर आए कि बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार को तोड़ देना है, और वो इसमें सफल हुए। मुस्लिम लीग के सदस्य एक फजलुल हक, वो पार्टी तोड़कर बाहर आए। एक नई पार्टी बनी जिसका नाम था कृषक मजदूर पार्टी। फजलुल हक और डॉक्टर मुखर्जी, इनके नेतृत्व में मुस्लिम लीग को सत्ता से बाहर करके सरकार बनी, और उस सरकार में डॉक्टर मुखर्जी वित्त मंत्री बने। मुस्लिम लीग को हटाने के पर्पज से आए थे, उसको हटा दिया, लेकिन वो जो सरकार थी वो तो अंग्रेज की बनाई हुई थी, और अंग्रेज ये सोचते थे कि भारतीय नेताओं को सत्ता के जाल में फंसाए रखो और आजादी के आंदोलन का दमन करो। तो जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज आजादी के आंदोलन का बुरी तरह दमन कर रहे हैं, और बंगाल में विशेषकर, तो उन्होंने अंग्रेजों की इस कार्रवाई के खिलाफ, जो 1942 में हुए आंदोलन के खिलाफ वो अंग्रेज कर रहे थे, मुखर्जी ने सरकार से त्याग पत्र दे दिया, और वो इस मंतव्य में लगे कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर यह बंटवारा आगे न बढ़े, और इसलिए वे संविधान सभा के लिए चुने गए, संविधान सभा में गए। संविधान सभा में जो उनका कर्तृत्व है उसको लोग कम ही जानते हैं, पर जरूर जानना चाहिए। लंबी बात तो कहने का अभी समय नहीं, पर एक छोटी बात कहना चाहता हूं, और वो ये है कि संविधान सभा जब दिसंबर 1946 में बैठी, तो कैबिनेट मिशन के आधार पर वो बनी थी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने स्वीकार किया था, दोनों ने ही चुनाव में हिस्सा लिया था, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद मुस्लिम लीग ने कहा, हम संविधान सभा का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया, और परिणाम तो ऐसा हो गया कि अंग्रेज ने घोषणा की कि यह संविधान सभा तो हिंदुओं की है, ऊंची जात वालों की है, इसका संविधान सब पर लागू कैसे होगा। तो इस पृष्ठभूमि में जब संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव के पास होने के पहले बंबई के सदस्य थे संविधान सभा के, जयकर, उन्होंने कहा, स्थितियां अनिश्चित है,
मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति का क्या परिणाम होगा? अंग्रेज ने घोषणा की है कि वो इस संविधान को मानेगा नहीं। ऐसे में हमें इस समय इस प्रस्ताव को टाल देना चाहिए। लंबी बहस हुई। उस बहस में इंटरव्यू करते डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि डॉक्टर जयकर जो बात कहते हैं वो महत्वपूर्ण है, स्थितियां अनिश्चित है, क्या परिणाम होगा मालूम नहीं, और इसलिए हमें एक बात तय करनी चाहिए और वो ये कि संविधान सभा बन गई है, हम सब चुने हुए लोग संविधान सभा में हैं, इसलिए अंग्रेज के साथ बातचीत करते समय अब जो भी फैसला हो वह इस सभा के अंदर होना चाहिए, इस सभा के बाहर नहीं होना चाहिए। काश संविधान सभा में डॉक्टर मुखर्जी की कही इस बात को कांग्रेस के नेता समझ पाते और पालन करते। ऐसा नहीं हुआ। संविधान सभा के बाहर ही अंग्रेज के प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार किया। कांग्रेस पार्टी को भी नहीं पूछा। यह भी एक अलग कहानी है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकारिणी में यह प्रस्ताव कैसे पार हुआ। लेकिन भारत इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट के आधार पर भारत के विभाजन की योजना को मुस्लिम लीग, कांग्रेस और अंग्रेजों के समर्थन से स्वीकृति प्राप्त हुई। परिणामतः भारत विभक्त हुआ और दिसंबर 1946 में जो संविधान सभा बैठी थी वह तो अखंड भारत की थी, लेकिन 47 के बाद वह खंडित भारत की संविधान सभा हो गई। डॉक्टर मुखर्जी की इस बात को स्वीकार नहीं किया गया कि हम कोई बात इस संविधान सभा के बाहर तय नहीं करेंगे। यदि विभाजन का यह प्रस्ताव संविधान सभा में आया होता तो मैं समझता हूं इतिहास की धारा अलग होती, भारत का बंटवारा नहीं होता। लेकिन यह हुआ। जब यह हुआ तो सामान्यतः यह था कि जो मुस्लिम बहुल प्रांत है वे सबके सब पाकिस्तान में जाएंगे, पूरे के पूरे जाएंगे, और ऐसे में पूरा बंगाल पाकिस्तान में जाएगा। डॉक्टर मुखर्जी ने इसके खिलाफ आंदोलन किया और उन्होंने कहा कि पूरा बंगाल मुस्लिम बहुल नहीं है, कलकत्ता पाकिस्तान में नहीं जाएगा। वे चाहते थे ढाका भी नहीं जाना चाहिए, और उनके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप बंगाल में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और आज पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिम बंगाल ये अलग से अस्तित्व में आए। देश के बंटवारे के साथ अंग्रेज चला गया। बंटवारे के कारण इतिहास में इतना जन उद्वंश कहीं नहीं हुआ था। करोड़ों लोगों का विस्थापन, लाखों लोगों की हत्याएं, महिलाओं का शील भंग, कटे हुए शवों से ट्रेनें भरी हुई, ऐसे दृश्य बने। भारत विभक्त हुआ, इसको रोका न जा सका। जब पहला मंत्रिमंडल बना, विभक्त भारत का पहला मंत्रिमंडल जो बना, तब महात्मा गांधी के सलाह पर जिन गैर कांग्रेस लोगों को
मंत्रिमंडल में लिया गया, उन गैर कांग्रेस लोगों में दो नाम मुख्य हैं। वह है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो चुनकर आए थे संविधान सभा में, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन दोनों महापुरुषों को मंत्रिमंडल में लिया गया था। डॉक्टर मुखर्जी उद्योग मंत्री बने थे और डॉक्टर अंबेडकर विधि मंत्री बने थे। लेकिन विभाजन के कारण जो मारकाट हो रही थी, और विशेषकर पंजाब और बंगाल में हिंदुओं के साथ घोर अत्याचार हो रहा था, उनकी रक्षा करने की जरूरत थी। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ। उस नेहरू लियाकत पैक्ट में यह कहा गया कि पाकिस्तान अपने अल्पसंख्यकों के जीवन की रक्षा करेगा और भारत अपने लोगों की रक्षा करेगा, और दोनों एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देंगे। मुखर्जी ने इस समझौते का विरोध किया। उन्होंने कहा, हम पाकिस्तान के भरोसे अपने देश के हिंदुओं को नहीं छोड़ सकते। वहां के हिंदुओं की रक्षा करना यह भारत का काम है। मुसलमान ने तो विभाजन मांगा था, पर हिंदू ने तो विभाजन नहीं मांगा था। तो बंगाल के हिंदू का, पंजाब के हिंदू का इसमें क्या दोष है? इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि वो पाकिस्तान में रहे हिंदुओं को रक्षा की गारंटी दे। जवाहरलाल जी इसको नहीं मानने को तैयार थे, और परिणामतः पुनः बंगाल में वित्त मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। देश में उद्योग मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देकर बाहर आए। जब इस्तीफा देकर बाहर आए, इस दौर में एक बड़ी दुर्घटना हुई, और वह दुर्घटना थी महात्मा गांधी की हत्या। महात्मा गांधी की हत्या के कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा था। इसकी अलग कहानी है, यहां नहीं कहेंगे, लेकिन यहां इतना ही संदर्भ पर्याप्त है कि इधर संघ पर से प्रतिबंध हटा और उधर डॉक्टर मुखर्जी मंत्रिमंडल छोड़कर आए, तब देश में एक व्यापक बहस हुई, और वो ये थी कि भारतीयता या हिंदू संस्कृति उसको व्यक्त करने वाली पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, और क्यों ना वो पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही बने। तो व्यापक बहस हुई। एक बहुत बड़ा वर्ग था जो चाहता था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह अब राजनीति के रूप में काम करे। अब देश आजाद हो गया है। डॉक्टर हेडगेवार कहा करते थे, गुलाम देश की क्या राजनीति। अब आजाद देश हो गया है और कोई हिंदू हितों की पार्टी नहीं है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पॉलिटिकल पार्टी बनना चाहिए। तो पूरी बहस में परम पूज्य श्री गुरु जी संघ को दल बनाने के खिलाफ थे। वो कहते थे, एक दल से जुड़कर संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित नहीं किया जा सकता। हिंदू समाज में संस्कार और अनुशासन लाना है तो पॉलिटिकल पार्टियां ये काम नहीं कर सकती। इसलिए संघ अपने स्वरूप में ही रहेगा। लेकिन जब डॉक्टर मुखर्जी मंत्रिमंडल छोड़कर आए, और मुखर्जी का जो इतिहास था
वह 1940 से लेकर के 50 दशक तक का जो इतिहास है, जिस इतिहास में उन्होंने संविधान सभा में काम किया, बंगाल में काम किया, इस सब इतिहास को देखते हुए जब डॉक्टर मुखर्जी श्री गुरु जी को मिले और उन्होंने कहा कि आपका यह कहना सही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनना चाहिए, लेकिन मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस देश की संस्कृति, इस देश का धर्म, उसके अधिष्ठान और सुरक्षा के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि मेरा सहयोग करें। इस संदर्भ में श्री गुरुजी ने स्वयं, गुरुजी के हाथ के लिखे हुए लेख बहुत कम है, पर इस संदर्भ में उन्होंने स्वयं लेख लिखा और लिखकर कहा, डॉक्टर मुखर्जी और मेरी बात जब हो गई तब मैंने यह तय किया कि मैं अपने कुछ समर्थ साथी उनको दूं, जिससे वो अपने मन की पार्टी खड़ी कर सके। इस प्रकार श्री गुरुजी और डॉक्टर मुखर्जी के मिलन का परिणाम था भारतीय जनसंघ की स्थापना। डॉक्टर मुखर्जी जनसंघ की स्थापना के साथ ही तो आपको सबको मालूम है कि जो अंतरिम सरकार थी वो तो संविधान सभा ही बदल गई थी लोकसभा में, लेकिन 1952 में पहला चुनाव हुआ। उस चुनाव के पहले 1951 में ही, जैसा कमलेश जी ने कहा, जनसंघ की स्थापना हुई और संघ का समर्थन होने के कारण पहले ही चुनाव में यह दल न केवल अखिल भारतीय बन गया, वरन उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा भी प्राप्त हो गया। क्योंकि संसद में 3 सदस्य थे, तो बंगाल से 2 लोग आए थे, डॉक्टर मुखर्जी और उनके साथी एक और थे, और राजस्थान से एक गए थे, चित्तौड़ जिले से। ये तो 2 ही लोग थे, लेकिन डॉक्टर मुखर्जी का कद बहुत बड़ा था और संसद का जो दृश्य था वो ऐसा था कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, जिसने अभी अभी देश का बंटवारा स्वीकार किया था, वंदे मातरम के गान को काट दिया था और वो बंटवारे को सेटल फैक्ट कहती थी, द्विराष्ट्रवाद को स्वीकार कर लिया था। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी थी, वह बहुराष्ट्रवादी थी। तो एक और प्रछन्न द्विराष्ट्रवाद, दूसरी ओर बहुराष्ट्रवाद। ऐसे में उस सदन में वंदे मातरम और भारत माता कहने वाले कौन? तो डॉक्टर मुखर्जी के साथ तो 3 सांसद थे, लेकिन राम राज्य परिषद, अकाली दल, उड़ीसा की गण परिषद, तमिलनाडु की डीएमके, इन सब को मिलाकर के एक पहला नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट यह मुखर्जी ने बनाया और उसमें 38 सांसद हो गए। तो एक प्रकार से डॉक्टर मुखर्जी भारतीय संसद में पहले विपक्ष के नेता थे। उनके संसद की भूमिका के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जनसंघ जिस प्रकार से बना था, जिन कामों के लिए बना था, वो सत्ता के लिए नहीं बना था। और उस वक्त जब जनसंघ का पहला अधिवेशन कानपुर में हुआ, उसका स्लोगन, उसका नारा था, कौन करेगा देश अखंड, भारतीय जनसंघ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय
जनसंघ में जाने के बाद उनकी दो पुस्तकें आई। पहली पुस्तक थी अखंड भारत और दूसरी पुस्तक थी हमारा कश्मीर। तो पहले ही अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित हुए वो ये थे, बंटवारा हो गया, सरकार बन गई, लेकिन इस बंटवारे के गर्भ से एक समस्या पैदा हुई थी, वह थी कश्मीर। कश्मीर में पृथकतावाद को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हुआ था। धारा 370 बनी थी, जिसका लक्ष्य यह था कि भारत की संसद का कानून जम्मू कश्मीर में तब तक लागू नहीं होगा जब तक वहां की विधानसभा उसे रेक्टिफाई न करे। और वहां की विधानसभा ने तय किया कि कश्मीर का झंडा अलग होगा, कश्मीर का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होगा और कश्मीर का अलग संविधान होगा। यह एक प्रकार से प्रछन्न विभाजन था और इसलिए इस पहले ही अधिवेशन में कश्मीर के आंदोलन को लेकर के प्रस्ताव पारित हुआ और उसके खिलाफ जम्मू में पहले से प्रजा परिषद का आंदोलन चल रहा था। तो प्रजा परिषद के आंदोलन को डॉक्टर मुखर्जी या जनसंघ ने समर्थन दिया और जवाहरलाल जी को पत्र लिखा। जवाहरलाल जी, डॉक्टर मुखर्जी और शेख अब्दुल्ला, इन तीनों के पत्र व्यवहार को दीनदयाल जी ने पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया। कुछ अलग से पढ़ने की जानने की जरूरत नहीं है। इन तीनों का पत्र व्यवहार पढ़ेंगे तो समस्या समझ में आ जाएगी और कश्मीर को बचाने के लिए डॉक्टर मुखर्जी के प्रयत्नों का प्रलेख है जो पत्र व्यवहार। पर शेख अब्दुल्ला और नेहरू स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तो दीनदयाल जी को कहा डॉक्टर मुखर्जी ने, बिना आंदोलन सत्याग्रह सरकार नहीं झुकेगी। जम्मू कश्मीर में तो आंदोलन था ही, उस आंदोलन को देशव्यापी बनाने का काम मुखर्जी के निर्देश पर दीनदयाल जी ने किया। संपूर्ण देश से सत्याग्रही जुटाए और डॉक्टर मुखर्जी कश्मीर में बिना परमिट के प्रवेश कर गए। मैं तो खाली दो पंक्तियों में कह रहा हूं, प्रवेश कर गए, पर वो प्रवेश की कहानी को वास्तव में ठीक है पढ़ेंगे तो बड़ी लोमहर्षक है वो। जब सीमा पार की मुखर्जी ने तो जम्मू कश्मीर की पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। परमिट सिस्टम होने के कारण तो पंजाब की पुलिस को उन्हें अरेस्ट करना चाहिए था, लेकिन सरकार की दुरभिसंधि थी, उन्होंने उनको श्रीनगर जाने दिया और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। तब उनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने कहा, जाओ अटल बिहारी, देश से कहो मैं श्रीनगर में प्रवेश कर चुका हूं। देश भर में नारा गूंजा, एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो विधान नहीं रहेंगे। आंदोलन का घोर दमन हुआ, हजारों लोग जेल में ठूस दिए गए, सैकड़ों लोगों की हत्या हो गई और उस जेल के दौरान डॉक्टर मुखर्जी की भी रहस्यमय मृत्यु हो गई। आजादी के बाद स्वतंत्र भारत में भारत की अखंडता के लिए शहीद होने वाला पहला महापुरुष, उसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी।
जून 1953 को डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान हो गया। स्थितियां बदल गई और उसके केवल 45 दिन बाद डॉक्टर मुखर्जी की हत्या के 45 दिन बाद शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट करना पड़ा। क्रमशः परमिट सिस्टम भी खत्म हुआ और उस कहानी का अंत तो अब हम सब की आंख के सामने 2019 में हुआ, जब मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हुई। तो इसकी शुरुआत होती है डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान से। मुखर्जी का बलिदान हुआ तो लोगों को लगा कि अब जनसंघ समाप्त हो जाएगा, इसमें कोई नेता ही नहीं है, नेता विहीन पार्टी को चला थोड़ी करती है, तो ये खत्म हो जाएगा। तो दीनदयाल जी के साथ जो नौजवानों की टोली थी, उनके कंधे पर जनसंघ को आगे बढ़ाने का दायित्व आ गया था। और यह एक कहानी है कि उस नौजवान नेतृत्व ने किस प्रकार राजनीतिक काम किया, कि एक अखिल भारतीय दल खड़ा किया, एक वैकल्पिक विचारधारा खड़ी की, एक राष्ट्रव्यापी कार्यकर्ताओं का संच खड़ा किया और चुनावी राजनीति में भी क्रमशः आगे बढ़ते हुए आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, उस मुकाम पर यह पार्टी पहुंची। तो जनसंघ की स्थापना डॉक्टर मुखर्जी ने जिस घटना चक्र की वशीभूत की, उसकी एक संक्षिप्त कहानी मैंने आपको बताई। लेकिन क्या जनसंघ की स्थापना का इतना ही कारण है कि मुखर्जी इस्तीफा देकर आए, गुरुजी को मिले और जनसंघ बन गया? ये कहानी इतनी छोटी नहीं है और इतनी सरल भी नहीं है। इस कहानी की जड़ें बहुत गहरी है। गहरी किस माने में है कि भारत के पटल पर वैदिक काल से लेकर आज तक संस्कृति का एक अजस्र प्रवाह है। उस प्रवाह को वहन करने का काम कभी वेद करते थे, कभी उपनिषद करते थे, कभी पुराण करते थे, कभी महाकाव्य करते थे, कभी बुद्ध, शंकराचार्य, महावीर करते थे, तो कभी भक्ति आंदोलन के लोग करते थे। मध्यकाल के अनेक महापुरुष काम करते थे। और ये जो स्थिति है कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वह जो बात है, वह बात ही जनसंघ की स्थापना का बीज है। और मध्यकालीन आक्रमणों का प्रतिकार जिस परंपरा ने किया, वही परंपरा क्रमशः आगे बढ़ती चली गई और इस परंपरा के आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसे मुकाम पर देश पहुंचा जिस मुकाम के एक ऑफशूट के नाते भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ की स्थापना हुई। वह परिणाम क्या था? वह परिणाम यह था कि 1857 की क्रांति की विफलता के बाद अंग्रेज सावधान हो गया था और सावधान अंग्रेज ने भारत के बंटवारे की योजना की थी। और बंटवारे की योजना का प्रारंभ ये 1905 में हुआ था। 1947 में बंटवारा जो हुआ, इसकी शुरुआत 1905 में होती है, जब उन्होंने बंग भंग की
घोषणा की थी। क्यों घोषणा की थी बंग भंग की? कि बंगाल में क्रांतिकारी, बंगाल में अरविंद घोष, बंगाल में विपिन चंद्र पाल, बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर, बंगाल में क्रांतिकारियों, विद्वानों, संतों की अखंड परंपरा, इसको कैसे तोड़े? तो उन्होंने बंगाल को हिंदू और मुस्लिम में विभक्त करके बंग भंग की योजना बनाई। उस बंग भंग के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन हुआ, जिस आंदोलन को हम वंदे मातरम का आंदोलन कहते हैं, स्वदेशी का आंदोलन कहते हैं, लाल बाल और पाल का आंदोलन कहते हैं। लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, पाल यानी विपिन चंद्र पाल। आंदोलन हुआ। इस आंदोलन का वैशिष्ट्य क्या था? हिंदू और मुसलमान के नाम पर बंटवारा था, पर इस आंदोलन का नारा हिंदू मुस्लिम एकता का नारा नहीं था, हिंदू मुस्लिम भाई बहन का नारा नहीं था। इस आंदोलन नारा क्या था? नारा था, हमारी मातृभूमि का बंटवारा हो रहा है, हमारी मातृभूमि को बांटा जा रहा है, इसलिए वंदे मातरम का नारा था। विदेशी ये काम कर रहा है तो स्वदेशी का नारा था। और ये सफल हुआ आंदोलन। परिणामतः 1911 में जॉर्ज पंचम को आकर घोषणा करनी पड़ी कि वो बंग भंग के निर्णय को वापस लेता है, और वापस लेकर घोषणा करता है कि अब वह कलकत्ता में अपनी राजधानी नहीं रखेगा। कलकत्ता से अपनी राजधानी वह दिल्ली में शिफ्ट करता है, क्योंकि कलकत्ता में स्वदेशी और वंदे मातरम के उद्घोष को सहना उसके लिए संभव नहीं रहा था। 1905 में बंगाल में असफल रहा, तो जो काम बंगाल में करना था वो देश में कैसे करेगा? तो 1909 में उन्होंने एक कानून बनाया, और उस कानून में सेपरेट इलेक्टोरेट कहा कि देश में लोकतंत्र आएगा। लोकतंत्र आएगा तो इस देश में एक जन तो है नहीं, यहां तो ये तो उपमहाद्वीप है, बहुत से राष्ट्र हैं, द्विराष्ट्र है यहाँ पर, इसलिए मुसलमानों को अलग, हिंदुओं को अलग। 1909 में उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की। अब देखिए, 1905 में बंग भंग, 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट, और इसके कारण से हमारा जो देश का नेतृत्व है, उस देश के नेतृत्व में चर्निंग होना शुरू हुआ। और उस चर्निंग में कांग्रेस के भीतर वे लोग जो वेस्टर्न मॉडल के समर्थक थे, और वे लोग जो स्वदेशी मॉडल के समर्थक थे, उनमें संघर्ष हो गया, और सूरत में कांग्रेस में टूट हो गई, जूते चप्पल चले। गोखले गुट अलग हो गया, तिलक गुट अलग हो गया, श्री अरविंद उसके नेता बने, और थोड़े दिनों बाद में लोकमान्य तिलक को मांडले में जेल हो गई। परिणाम यह हुआ कि तिलक मांडले चले गए, अंग्रेज ने बंगाल छोड़ दिया। 1909 में वो कानून बन गया, और देश में एक प्रकार से निष्क्रियता सी आ गई। और जब 1916 में तिलक लौट करके आए मांडले जेल से, लखनऊ में अधिवेशन हुआ, तो कांग्रेस को फिर से कैसे जिंदा किया जाए, अंग्रेज मुसलमान को अलग काटने की कोशिश कर रहा है, कैसे ठीक किया जाए। और अच्छे मन से, वो शायद सही निर्णय नहीं था वो, और वो निर्णय था कि
मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ में समझौता हुआ और पृथक निर्वाचन का अधिकार ये कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। इसकी स्वीकृति हो जाने के बाद देश का नारा बदल गया। अब नारा वंदे मातरम नहीं, अब नारा भारत माता की जय नहीं, अब नारा स्वदेशी का नहीं, अब नारा हिंदू मुस्लिम एकता का हो गया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये नारा हो गया। 1920 के बाद महात्मा गांधी का नेतृत्व उभर के आया, मोपला जनसंहार हुआ और देश में ये खाई बढ़ती चली गई। मैंने आपको 37 के चुनाव का उदाहरण दिया, 46 का चुनाव हुआ और ये सब होते होते स्थितियां ऐसी हुई कि वे लोग जो इस देश की धरती को प्यार करने वाले हैं, वे लोग जो इस धरती की संस्कृति को मानने वाले हैं, वे लोग जो भारत की निरंतरता के विश्वासी हैं, वे लोग नेतृत्व की इस दौड़ में दोयम दर्जे पर चले गए। पहले दर्जे पर वे लोग आए जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी, वेस्टर्न सेकुलरिज्म, वेस्टर्न पार्लियामेंट, उसके पक्षधर थे। कांग्रेस में द्वंद्व हुआ और उस द्वंद्व में वे लोग जो भारत को भारत रखना चाहते थे, उनका आपसी द्वंद्व तेज हुआ। डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, उनका द्वंद्व यही था। इस द्वंद्व को एक आजादी के बाद विशेष बिंदु पर लाएंगे तो जनसंघ की स्थापना से जुड़ा हुआ द्वंद्व है। वो ये है कि पटेल का कांग्रेस पर अधिक प्रभाव था और 1950 में कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हुआ। कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में नेहरू के प्रतिनिधि थे आचार्य जेबी कृपलानी और पटेल के प्रतिनिधि थे पुरुषोत्तम दास टंडन। उस चुनाव में टंडन जी जीते, कृपलानी हारे। नेहरू इससे बहुत परेशान हुए और स्थिति यह आई कि क्या वे कांग्रेस छोड़ देंगे। उस वक्त वक्तव्य पढ़ेंगे आप, ध्यान में आएगा। तब चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, उन्होंने इंटरवीन किया, उन्होंने नेहरू को बनाया। नेहरू को बनाया और उसके बाद में जो कांग्रेस की कार्यकारिणी हुई, उसमें नेहरू को बनाने के लिए जो कुछ नेहरू जी ने कहा, तो प्रस्ताव पारित हुए और नेहरू जी ने कहा जो बातें टंडन जी बोलते हैं वह सांप्रदायिकता है। और इसी बीच पटेल की मृत्यु हो गई और पुरुषोत्तम दास टंडन को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा और स्वयं नेहरू अध्यक्ष बन गए। तब दीनदयाल जी लिखते हैं कि भारतीय प्रज्ञा का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस के अंतिम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। उनके विचार को यदि पार्टी स्वीकार कर लेती तो शायद भारतीय जनसंघ की स्थापना की आवश्यकता न पड़ती। तो भारतीयता के उस तत्व को जो कि आजादी के आंदोलन में पटेल के नेतृत्व में टंडन जी के रूप में विजयी हुआ था, उसको राजनीतिक रूप से पराजित कर दिया गया और उस पराजय को कांग्रेस के भीतर बदल दे विजय में ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं था। पटेल की मृत्यु हो गई, टंडन जी ने इस्तीफा दे दिया। आचार्य कृपलानी जो जेपी के जो साथ थे कांग्रेस के,
नेहरू के, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और अब एकमात्र नेतृत्व पंडित नेहरू का हो गया। उन्होंने फिर हमको सेकुलरिज्म पढ़ाया, सोवियत रूस के नेतृत्व में पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, शांति अहिंसा के पाठ और अंतर्राष्ट्रीयता के पाठ के कारण से उन्होंने भारत की सेना को कमजोर किया। परिणामतः 1962 में हमारी पराजय हुई, तिब्बत पर चीन का कब्जा हुआ और इन सब बातों को लोकमानस में प्रचारित और प्रसारित करने का काम जनसंघ ने किया। कांग्रेस को कांग्रेस के भीतर से जब ठीक करना संभव नहीं था तो उसको बाहर से पराजित करना, इसकी प्रक्रिया हम देखते हैं कि 1952 से लेकर अब 1922 तक की है। हमारा संपूर्ण समाज आज उस विचार को स्वीकार कर रहा है जिस विचार के अधिष्ठान को जनसंघ ने बनाया था। भारत माता की जय, वंदे मातरम आज जन जन का नारा है, किसी पार्टी विशेष का नारा नहीं। भारत अखंड होना चाहिए, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, यह आकांक्षा आज जन जन में व्यक्त होती है। अब यह आने वाली पीढ़ी का काम है। डॉक्टर मुखर्जी के सपनों को साकार करने का काम दीनदयाल जी ने किया। दीनदयाल जी जिन कामों को छोड़कर चले गए उनको आगे बढ़ाने के सब नाम आप सब जानते हैं, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जनसंघ की स्थापना जब हुई उसकी ऐतिहासिक स्थिति परिस्थिति क्या थी और उन परिस्थितियों में जिन महापुरुषों ने बलिदान देकर इस काम को किया, उनमें सबसे पहला बलिदान, सबसे पहली आहुति जिस महापुरुष की है उसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनके जीवन का जो सार तत्व है उसको मैंने बहुत संक्षेप में कहा है, लेकिन हमें उनके बारे में पढ़ना चाहिए। एक दो पुस्तकें हैं। उनके सबसे पहले जीवनी श्री बलराज बंधोक ने लिखी है। अभी बंगाल में श्री तथागत राय ने उन पर बहुत रिसर्च किया है और रिसर्च करके उन्होंने व्यापक पुस्तकों का निर्माण किया है, वह भी हमें पढ़ना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो सब काम किए, उन कामों के लिए दीनदयाल संपूर्ण वाङ्मय वह भी अब आ गया है, उनको भी हमें पढ़ना चाहिए। और आज जो संपूर्ण देश का विचार भारत भक्ति का विचार बना है, उसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी सरसंघ चालकों ने जिस प्रकार देश का नेतृत्व किया और आज श्री मोहन भागवत जिस प्रकार देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उसका ही परिणाम है कि देश में एक राष्ट्रवाद का ज्वार है। जब ज्वार होता है तो परेशानियां होती है और वे सब लोग जो 70 साल में उल्टी गंगा बहा रहे थे, वे आज बहुत परेशान हैं। वे अपनी परेशानी को दूर करने के लिए प्रकार प्रकार के हथकंडे रचते हैं। उन हथकंडों को विफल करने का एक ही तरीका है और वो ये है कि हम आम जन तक उस सत्य को पहुंचाएं जो सत्य इतिहास का है, समाज शास्त्र का है, हमारे देश की संस्कृति का है। उस सत्य को जानने के लिए हमें एक संयोग की बात है कि एक पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना के बारे में चर्चा हमने की। ये संयोग की बात है कि दीनदयाल उपाध्याय या डॉक्टर मुखर्जी राजनीति में थे, पर हम जो बात कर रहे हैं वो राजनीति की बात नहीं है,
वह राष्ट्र नीति की बात है। जो हम बात कर रहे हैं वह वोट बैंक की बात नहीं है, वह देश की एकता की बात है। जो हम बात कर रहे हैं वो इस या उस पार्टी के राज्य की बात नहीं है, वह भारतीयता के उन्नयन की बात है। यह राजनीति के भारतीयकरण की बात है। और इसके लिए दीनदयाल जी जिस लोकमत परिष्कार की बात करते थे, उस लोकमत परिष्कार को करने की जरूरत है। और लोकमत परिष्कार का मतलब होता है, उनका बड़ा अमर वाक्य है, और वो है सिद्धांतहीन मतदान सिद्धांतहीन राजनीति का जनक है। उनका आग्रह था, मतदाता को मतवान बनाओ। मतदाता को मतवान बनाने की यात्रा में आज हम जहां पहुंचे हैं उससे आगे और जाना है, और हिंदुत्व की जो पॉजिटिव सकारात्मक शक्ति है, उस शक्ति को हमें व्यापक बनाकर जो अपने को आज अहिंदू कहते हैं उनको भी आत्म साक्षात्कार करने के लिए बाध्य करना है। तो मैं समझता हूं हम डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को अपनी अच्छी, सही और सक्रिय श्रद्धांजलि दे सकेंगे। तो मुझे समय दिया गया, वह पूरा हो गया। 9:31 हो गए, मुझे 30 मिनट ही बोलना था। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते। बहुत बहुत आभार। हमें जो सारगर्भित जानकारी आपके माध्यम से मिली है, सभी जो साथी इस आभासी सत्र में सहभागी बने हैं, इस विषय से संबंधित विषय के बाहर नहीं, विषय से संबंधित आते हैं। यदि कोई जिज्ञासा का समाधान वे अपनों को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। इसके लिए थोड़ा ये क्रम बनाया है कि जो कुछ कोई जिज्ञासा समाधान करना चाहते हैं, इसमें हैंड रेज का एक ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे तो होस्ट उनको अनम्यूट कर देंगे, फिर वे अपना परिचय देके अपनी बात को रखें। अगर पूर्व वक्ता ने कोई रखी है तो दूसरे वक्ता उस बात को दोहराए नहीं। कोई भी अपनी जिज्ञासा समाधान करना चाहे तो वह प्रारंभ कर सकते हैं। नर्मदा जी ने हाथ खड़ा किया है, बोलिए नर्मदा जी। नर्मदा जी बोलिए। भाई साहब मेरा प्रश्न है। जी बोलिए। भाई साहब मेरा एक प्रश्न है। हाँ कहिए नर्मदा जी। पुरुषोत्तम दास टंडन जी को हटना पड़ा और नेहरू जी अध्यक्ष हुए, तब से लेकर हम आज तक ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जो राष्ट्रवाद का विचार है या स्वदेशी का विचार है, उसे इतनी तेजस्विता, इतने अच्छे लोग, इतने प्रखर विद्वानों के बावजूद हमेशा कमजोर क्यों पड़ा हो? ये कमजोर इसलिए पड़ा कि हम लोग उस पर और ज्यादा जोर चाहते हैं, वरना दुनिया तो समझ रही है कि इससे जोरदार कोई है ही नहीं। आज विश्व में भारत की ओर देखने की जो दृष्टि है वो इस जोर को व्यक्त करती है। आज भारत के संसद में जो शक्ति है, जो 3 तलाक के खिलाफ कानून पास कर सकती है, जो 370 को समाप्त कर सकती है, योगी नाथ जैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन के बैठ सकता है। हिंसा करने वाले भय आतंकित है। इसलिए कमजोर इसलिए है कि हम उसमें और अधिक जोर चाहते हैं। अन्यथा जो आपके खिलाफ है वो आपके जोर से परेशान है नर्मदा जी। जी बस। कहिए, कोई जरूरी नहीं आप सवाल करें, आप अपनी
हाँ बोलिए। नाम बोलिए, नाम बोलिए। चंद्रमोहन गुप्ता एक सवाल कर रहा था वैसे। हाँ बोलो भाई। बोलिए। आदरणीय वैसे मैं एक क्वेश्चन है मेरी, ये कांग्रेस पार्टी कब खत्म होगी आप मुझे बताएंगे? टारगेट कितने ईयर में खत्म हो जाएगी पूरी तरह? विषय से संबंधित कोई जिज्ञासा समाधान है कांग्रेस तो कांग्रेस करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है। हमको देश में विचारधारा संपन्न वोटर खड़ा करना है। वो वोटर जब काम अच्छा करेगा तो सब पार्टियां बदल जाएगी। सही बात है। थैंक यू ऋषभ। धन्यवाद। जोधपुर से गोविंद अगवन। भंवर सिंह जी, अपने- भंवर सिंह जी ने एक मिनट, भंवर सिंह जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है। भंवर सिंह जी, हाँ बोलिए। भंवर सिंह जी, ठीक है, गोविंद जी बोलिए। भाई साहब अपने जो है डॉक्टर अपने जी को डॉक्टर वल्लभ पटेल ने उनको बैलेंस किया था, साथ में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी काफी हद तक उनको बैलेंस करने की कोशिश की थी। जब वो राष्ट्रपति से हटे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इसके बाद उनको अपन ने क्यों नहीं सहयोग लेकर उनको भी आगे अपन बढ़ाते, उनकी भूमिका बढ़ाते अपने जनसंघ के साथ में, ऐसा कुछ हुआ क्या? ये न उनकी इच्छा थी और तब न हमारी औकात थी। अच्छा। हर बात को इतिहास की जो परिस्थिति है उससे देखा जाएगा। उस वक्त हमारी औकात क्या थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मनस्थिति क्या थी। राजेंद्र बाबू श्रेष्ठ महापुरुष थे, लेकिन वो हमेशा पंडित जी से दबे, और जब वो चले गए राष्ट्रपति से हट करके तो कोई जानता भी नहीं कि वो कहाँ रहे और क्या क्या उन्होंने। तो इसलिए उनके बारे में आप उस वक्त क्या करते थे, इतना ही करना अच्छा है कि आज हम उनका सम्मान करते हैं और यह विश्वास करते हैं कि उन्होंने जितना उनमें ताकत थी चीजों को ठीक करने का प्रयत्न किया। सतीश जी शर्मा। नमस्कार सर। बोलो मैं कह मिस्टर रहा था सतीश कि जी। आपने जो आज का ये वक्तव्य दिया, इसको हम विस्तार से और आगे इसमें सुन सकते हैं क्या? आपने हाँ, वो तो शॉर्ट में विस्तार तो सुना है। करना ही चाहिए। मैंने तो जो बातें कही है वो बहुत ही थोड़ी थोड़ी नितांत संक्षेप में कही है, क्योंकि मेरे को जुगल जी ने 50 मिनट दिए, तो 50 मिनट मुझे पूरी करनी थी, तो मैंने थोड़ी थोड़ी बात कही है। बाकी हर बात स्वयं डॉक्टर मुखर्जी का जीवन ये बहुत घटनाओं से भरा हुआ है, उसको जानने के लिए आपको बहुत समय चाहिए। जनसंघ की स्थापना का घटना चक्र वो भी बहुत लंबा है, जानना चाहिए। संविधान सभा की भूमिका व्यापक है, जानना चाहिए। उसके पीछे के जो आंदोलन है 1909 से लेकर, उन सबको भी जानना चाहिए। तो इन विषयों को अलग अलग शीर्षक बना करके आप स्वाध्याय मंडल करेंगे तो लंबी बात होगी, और सारों को समेटने की बात है एक में तो छोटी बात होगी। आज जो विषय मुझे दिया गया उसमें 50 मिनट में इतना ही संभव था, इसलिए आप विस्तार कहेंगे तो ये जुगल जी को दोबारा मिलेंगे। हमारा सौभाग्य भास्कर वैसा जी। अगर आप भास्कर जी, बोलो भास्कर भास्कर। जी, अपने को अनम्यूट करो अनिल जी। भास्कर, अनम्यूट करो अपने अनिल को। जी, भास्कर जी अनम्यूट करके बोलिए। पहले अपने आप को अनम्यूट करें फिर बोलिए। भास्कर जी, आपने अपने आप को अनम्यूट नहीं किया है।
अनिल जी, ये इधर भंवर जी का हाथ खड़ा हुआ है, भंवर जी को कहिए ना बोलने के लिए। हाँ मैं ऐसा क्रम से बोल रहा हूँ, वो जिन जिन भास्कर क्रम से अपने पहले को आते ना। अनिल जी, भास्कर अपने को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। अनिल जी, जी हाँ बोलिए, नाम बोलिए। अनिल जी बोलिए। जी, वर्तमान परिस्थितियों में हमको बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमारी विचारधारा की स्वीकार्यता सर्व समाज में, भारत के प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ती जा रही है और मुस्लिम हताशा बढ़ती जा रही है। उनके विद्वान जो टेलीविजन की डिबेटों में जिस प्रकार से बोलते हैं, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, और जो वर्तमान ये हत्याओं का दौर इन्होंने आरंभ किया है, ये क्या एक सोची समझी साजिश का परिणाम है या आप इसको इनकी हताशा के फलस्वरूप उत्पन्न हुई इनकी प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं? देखिए, समाजशास्त्र में किसी भी क्रिया की कोई न कोई प्रतिक्रिया होती है या उसका प्रतिसाद होता है। तो प्रतिसाद यह है कि जनमानस को विचार स्वीकार है। प्रतिक्रिया यह है कि जिनमें हताशा है वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो अपने अस्तित्व को न्याय संगत बता सके। उसकी कोशिश वो कर रहे हैं। हम सबके प्रयत्न से और ईश्वर की कृपा से वे विफल होंगे। सुरेंद्र जी, भाई साहब नमस्ते। भाई साहब मैं ये जानना चाहता हूँ, हाँ भाई साहब चूरू से बोल रहा हूँ, ये जानना चाहता हूँ भाई साहब, श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी ने जब जनसंघ बनाया था तो उनके साथ जो युवाओं की टोली थी, मैं उस टोली के बारे में जानना चाहता हूँ भाई साहब। उनके साथ जो युवा थे वो सबको जानते हो आप। सबसे युवा तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, सुंदर सिंह भंडारी थे, नानाजी देशमुख थे, कुशाभाऊ ठाकरे थे, कैलाशपति मिश्र थे, जना कृष्ण मूर्ति थे। ठीक है भाई साहब, इनके बारे में वक्त ये सब लोग 30s में थे, उस वक्त 30 साल की उम्र में थे। जी भाई साहब। निवेदन था। नहीं, राधा कुमारी जी, पहले राधा कुमारी जी बोलेंगे। राधा कुमारी जी। प्रणाम सर एंड थैंक यू सो मच। हाँ राधा जी बोलो। इतना सूचना से भरा हुआ आपका आज का व्याख्यान था। मैंने बहुत सारी चीजें आज पहली बार जानी। मुझे कुछ जिज्ञासा है गांधी जी की भूमिका को लेकर यहाँ पे। जैसे आपने कहा कि जब गांधी जी जब वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तब गांधी जी ने कहा कि उनके ये कहने पर कि महात्मा मालवीय के बाद, हाँ, कि हाँ कही उन्हें विषपान करना होगा। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या गांधी जी की भूमिका यहाँ पे दोहरी भूमिका रही है? वो सार्वजनिक व्याख्यान अलग करते थे और निजी रूप में अलग देते थे, और क्या असंगतियां हैं उसमें? वो इनकंसिस्टेंट थे। और जैसे आपने संविधान सभा के रोल के बारे में कहा कि जब उन्होंने, उनका सुझाव था श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का कि संविधान सभा के बाहर कोई प्रस्ताव विचारित ना हो। तो गांधी जी तो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो स्वयं गांधी जी की भी इसमें सहमति रही होगी कि संविधान सभा के बाहर वो विचार हो रहे थे। ऐसा है कि महात्मा जी की संपूर्ण क्रियाओं को समझने के लिए अधिक विचार की जरूरत है। ये सही है कि महात्मा जी उन परिस्थितियों में इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि बिना हिंदू मुस्लिम एकता के आजादी असंभव है, और अंग्रेज का मोर्चा और मुस्लिम का मोर्चा, इन दोनों पर एक साथ नहीं लड़ा जा सकता। और इसलिए
हिंदू समाज यह मुस्लिम समाज को संरक्षित करे और विश्वास दे, और इसलिए उन्होंने खिलाफत मूवमेंट का भी समर्थन किया था, जिसका भारत से कोई संबंध नहीं था। महात्मा जी के जीवन में कंसिस्टेंसी का जो सवाल है, उसके बारे में वो खुद ही कहते हैं। महात्मा जी ने कहा, जब मेरी कोई बात आपको पिछली बात से असंगत लगे तो आप मेरी पिछली नहीं अब की बात को माने, क्योंकि पिछली बात की तुलना में अब मेरे पास अनुभव ज्यादा है। तो महात्मा जी कांग्रेस के नेता जरूर थे, पर कांग्रेस के लोग महात्मा जी को बहुत मानते थे, ऐसी बात नहीं है। जवाहरलाल जी भी महात्मा जी के लाए हुए थे, लेकिन उन्होंने महात्मा जी की एक भी बात नहीं मानी। पूरी संविधान सभा में जो लोग थे वो कांग्रेसी ही थे। गांधी जी तो ग्राम स्वराज्य की बात करते थे, वहां ग्राम स्वराज्य नहीं आया, वहां तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आई। वहां सब लोग बोले भी जरूर, लेकिन अल्टीमेटली बोले चाहे जो, स्वीकार तो वही किया। तो इसलिए महात्मा जी की भी और जवाहरलाल जी की भी, उनकी भूमिका को जानने के लिए भी ठीक से अलग से अध्ययन करना चाहिए। जिस विचार की बात हम आज कर रहे हैं, वो विचार महात्मा जी की मुख्य धारा से हटा हुआ विचार है। वो विचार जवाहरलाल जी की प्रकृति से हटा हुआ विचार है। उस हटे विचार की हम बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने यथा प्रसंग उनका नाम मात्र लिया, उनके बारे में कुछ ज्यादा बोला नहीं। आप कहेंगे तो बोलेंगे।